ठीक, नमस्कार। आप सभी ने पढ़ लिया होगा, है ना, केमिस्ट्री की बाकी की सारी वीडियो देख ली होंगी। कल हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन और टेक्स्ट क्वेश्चन किए थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है, फिर उसके बाद जो फर्दर टॉपिक है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा होगा और लेंथी भी होगा, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लोगे तो ये श्योर है कि आपके आगे के सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इसी पे बेस्ड है। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट थर्ड के इसमें आ जाते हैं, मतलब रिएक्शन अगर हमने क्लियर कर ली तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ये पढ़ के चलना है बस आपको, और ये सोच के चलना है। चलो, हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 करना है वो आप देखो। उसमें लिखा हुआ पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होगा? KBr। रिएक्ट विद बेरियम आयोडाइड मतलब BaI2। ठीक है, क्या बन रहा है उसमें? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज Ki, बेरियम ब्रोमाइड इज BaBr2। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले मैंने बनाना सिखा दिए हैं, आप फिर भी देख लेना। वीडियो नंबर जिसमें देख लेना उसमें बनाया हुआ है, उस पर हेडिंग डली हुई है। K इज़ फॉर पोटेशियम, उसकी वैलेंसी होती है 1। ब्रोमाइड को हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोडाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, इन सब की वैलेंसी 1 होती है। बेरियम की वैलेंसी +2 होती है, आयोडाइड की वैलेंसी -1 होती है। ये करके चलता है। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ ध्यान आ गई कि जो मैंने कल H2S बताया था और मैंने यूँ बोल दिया था कि हाइड्रोजन की वैलेंसी आप 1 मान लो। देखो, दो तरीके कंपाउंड पढ़ते हैं हम। 9th में तुमने पढ़ा है कि नहीं पता नहीं। इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी होती हैं, 2 वैलेंसी होती हैं। तो 2 कंपाउंड बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, 2 तरीके कंपाउंड बनते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो ये केवल समझने के लिए लिखना बस, है ना। अगर ये समझने के लिए है, ये नहीं है कि ये कोई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है। जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये केवल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लिए फिक्स होता है, इसके अलावा किसी कंपाउंड के लिए फिक्स नहीं होता। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अगर समझना है और इलेक्ट्रोवैलेंसी समझनी है तो क्लास 9 पढ़ के देखना, उसमें दे रखे हैं सारी के सारे। कोवैलेंसी भी दे रखी है और इलेक्ट्रोवैलेंसी भी दे रखी है, क्या क्या होती है। अब देखो, हम कल वाले फॉर्मेट से चलते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें? 3 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 3 इसमें। किसी को भी बैलेंस कर लो। इसको बैलेंस करने जाएंगे तो बेरियम 1 है, इधर साइड बेरियम 1 है। आयोडाइड 2 है तो इधर साइड मुझे कितना बनेगा? आयोडाइड 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसके सारे के सारे बैलेंस हो गए। अब मैं ऐसे देखूंगा, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, ब्रोमाइड कितना है? 2 है, तो पहले मैं ब्रोमाइड 2 यहाँ कर दूंगा, हो गई पूरी बैलेंस। देखो, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, ब्रोमाइड 2, ब्रोमाइड 2, बेरियम 1 और आयोडाइड। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। जिंक कार्बोनेट बन गया। क्या बनेगा अगर हम करेंगे तो? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है? नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। वही वाली चीज़ होती है ना, पहले चेक करना पड़ता है। Zn ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। कार्बन कितने हैं? 3। ये करा दिया है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ये करा दिया। ठीक है, ऑलरेडी। और वैसे भी कर लें, किसी को भी बैलेंस कर लो। ये 3 है, किसी के आगे 2 लगा तो बन जाएगा आराम से 2s। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका केवल एक पार्ट कर रहे हैं, है ना। उसमें उसने दे रखा है कि आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। ठीक है, अभी हम केवल एक पार्ट कर रहे हैं। अगला उसमें वो क्या दे रखा है? मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 1, 2 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी 1, तो कितना होगा? MgCl2 और प्लस H2। अब देखो, वही वाली बात, किसमें कम ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, तो इसका बैलेंस करके मैग्नीशियम बैलेंस है। क्लोराइड कितना है? 2, तो 2 को यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद किसमें आएगा? या तो इसे बैलेंस कर लो या किसी को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। HCl कितना है? 2 है बैलेंस। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का केवल अपने फर्स्ट पोर्शन किया है। उसमें साथ साथ दे रखा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज से अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कमेंट जरूर किया करो जो तुम पर नहीं आता। ऐसे तुम कोई वो नहीं हो कि तुम सारी सब समझ में आ जाता है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। और जिसको भी फीस देने का मन कर रहा हो तो वो केवल क्या करना है कि चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। और दूसरी चीज़, लाइक कर दिया करो, क्योंकि बच्चे देखते हैं 400-500 लाइक होते हैं, 10 बार पता ही नहीं पड़ता सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से केवल उसके लिए, है ना। और वैसे ही तुम्हें पता 500-600 सब्सक्राइबर कोई पैसे नहीं मिलने वाले, हम तो बस वैसे ही कर रहे हैं। आगे देखो, अब जो मुझे पढ़ना है केमिस्ट्री में पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, ये क्यों होता होगा टाइप ऑफ रिएक्शन, ये समझो। टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मैंने एक चीज़ कही थी कि जब भी रिएक्शन होती हैं उसमें ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो अब उसी के बेहाफ पे हम ये पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या क्या होती है। तुम्हारे में 4 या 5 टाइप ऑफ रिएक्शन है। जो पहली है, पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं, डेट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझो, ठीक है। ये जो डिपेंड है तुम्हारी, और तुम्हारी एनसीईआरटी में बताया था कि एक्टिविटी करना जरूरी है, इसलिए मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.4 में क्या दे रखा है, जरा समझते चलना, यहाँ से बहुत कॉन्सेप्ट निकलेंगे और होपफुली हम यही कर पाएंगे हो जाए तो। एक्टिविटी 1.4 में क्या है, आपने एक बीकर लिया है ना, लैब में बीकर होते हैं। बीकर मतलब कांच का तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, है ना, कांच का नहीं, प्लास्टिक मिली हुई होती है उसमें। तो बीकर लिया हमने, उसमें क्या किया, एक कंपाउंड डाला, डेट इज कॉल्ड क्विकलाइन। अब समझते चलना, यहीं से हमने बीकर लिया, उसमें एक कंपाउंड डाला, डेट इज कॉल्ड क्विकलाइन। अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने कंपाउंड लिया, उसमें क्या डाला, या पहले वाटर था, पहले क्या था उसमें, वाटर था, तो मैंने उसमें क्या डाल दिया, एक क्विकलाइन और डाल दिया। तो मैं क्या देखता हूँ कि उस बीकर में कुछ ना कुछ चेंज होता है, उस बीकर में कुछ ना कुछ चेंज होता है। ये तो हुई केमिस्ट्री की भाषा। अब समझो ये चीज़ें होती क्या हैं, यही एक्टिविटी है बस तुम्हारी। मैं एक बीकर लूँगा, उसमें मैं वाटर ले रखा है, उसमें मैं क्विकलाइन डालूंगा, फिर मैं ऑब्जर्व करूँगा क्या क्या बनता है। यही एक्सपेरिमेंट होता है कि भाई तुमने क्या एक्टिविटी की और तुमने क्या ऑब्जर्व किया। जो ऑब्जर्व करेंगे वो हम सीखेंगे कि हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। वाटर समझना पता, पानी, और क्विकलाइन में चूना। घर पे देखिए कलई आता, कलई, डेट इज कॉल्ड क्विकलाइन। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम घर पे अगर नहीं है कभी देखना कि भगोने में जैसे हम पानी में कलई डालते हैं, बबूले उठते हैं, वो गर्म होने लग जाता है अपने आप। इसका मतलब क्या होता है कि हीट जो होती है वो निकल रही होती है। भाई हम कोई चीज़ नॉर्मल थी, अगर वो ठंडी पड़ जाए तो इसका मतलब क्या है, ठंडी पड़ जाए तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर निकल रही है तो मतलब वो चीज़ गर्म हो रही है। भाई यही चीज़ तो होगी। टेम्परेचर नीचे चला गया तो ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट बढ़ जाएगी। टेम्परेचर अगर किसी, मान लो नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे वो गर्म हुआ तो रिलीज, टेम्परेचर बढ़ा तो हीट क्या हुई, रिलीज हो रही है। टेम्परेचर नीचे गया तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यार मतलब क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। यहीं पे एक और चीज़ समझ लो कि हम जब केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें इसका मतलब होता है कि आप गैस के लिए कर रहे हो, अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट इवोल्यूशन ऑफ गैस, और डाउनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये क्वेश्चन आया हुआ 1 नंबर का दिल्ली बोर्ड में। व्हाट इज अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन। अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट इवोल्यूशन ऑफ गैस, डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो मैं चीज़ें बोलता हूँ नोट्स बना के कर लिया कर। अब वाटर डाला, क्विकलाइन डाला, हमें क्या मिल जाता है, स्लैग्ड लाइम मिल जाता है। हमें क्या मिल गया, स्लैग्ड लाइम मिल गया। अब जरा फॉर्मूले पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं। वाटर इज सिंपली एज H2O, ठीक है। क्विकलाइम इज CaO, डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड। हम इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या देते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, जब इनका मिलाप होता है, देन एक उत्पन्न होता है CaOH का होल टॉय। मिले दिल से दिल हमारे, तो मिल गया तीसरा, तो डेट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका भी नाम हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलेंगे इसे, स्लैग्ड लाइम, या साथ ही साथ कहेंगे लाइम वाटर। कंफ्यूज मत हो जाना, लाइम वाटर मतलब नींबू वाला पानी नहीं कहीं पता पड़ा कलई का पानी डाल के पिए जा रहे हो, भाई साहब मजा की चल रही, कुछ और ही आ जाओ शरीर में, क्या है ना। तो इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, CaOH का होल टॉय। अब इसमें हम जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे पहले हम उसके ऑब्जर्वेशन पर जाते हैं कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। हमने देखा कि 2 कंपाउंड मिले, रिएक्टेंट 2 थे, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो एक ही मिला। हमने देखा कि हमने रिएक्टेंट 2 थे और हमें क्या मिला, एक, केवल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा मन किया कि चलो लकड़ियाँ जलाता हूँ मैं, या कोयला जलाता हूँ। कोयला इज रिप्रेजेंट बाई C, प्लस जलाने के लिए ऑक्सीजन। इसने क्या बना के दे दिया मुझे,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, दो चीजें मिली, रिएक्टेंट कितने थे, दो थे, क्या मिल के बन गया मुझे। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट, देन इट विल कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एक ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, और भी होंगे। पहले आप ये उतारो, फिर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लगाता हूँ फिर। तो अच्छा, अगर हमने क्विकलैम डाला था, क्विकलैम समझ गए, CaO पानी में डाला था, और बीकर जो होगा तो वो हमें कैसा लगेगा, वाटर से ठंडा या गर्म, गर्म, क्योंकि क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है ना भाई। एनर्जी भाई, जब हम ऐसे समझो, नॉर्मली चीज़ समझते हैं, जब हम तापते हैं तो क्या होता है, गर्म चीज़, गर्माई तो निकलती है आग से, तो जब चीज़ उसमें एनर्जी निकल रही तो क्या होगी, वो चीज़ कैसी होगी, गर्म होगी। तो बीकर में कैसा लगेगा, अगर हम ऑब्जर्वेशन देखा तो बीकर कैसा होगा, गर्म होगा। अब समझो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट combine to form single product, ठीक है, is called combination। तो हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन है, कहीं कहीं से सिंथेसिस भी बोल देते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। कोई पूछे व्हाट डू मीन सिंथेसिस रिएक्शन, तो आप सीधा एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंथेसिस रिएक्शन नथिंग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों ही चीज़ बराबर है। एग्जाम्पल कोई पूछे तो बड़े बड़े इजी इजी अभी देख लिए। पहले क्या था, चूने को किसमें मिलाया, पानी में, और क्या बन गया, COH का होल ट्वाइस। ये हमारी एक्टिविटी 1.4 भी है, और इसमें क्या होता है, हमारा बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा भी हमने क्या देखा था, मुझे मन किया कोयला को जलाया, कोयला इज रिप्रेजेंट बाई कार्बन, दैट इज ऑक्सीजन, क्या मिलके बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेरा मन किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाए, ठीक है, तो जल जला हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी बन गया। भाई जल जला ही तो होता है पानी, और क्या होता है। तो H2, अब इसको बैलेंस वो कर लो, कैसे करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस करना है भाई, कितनी, यहाँ पर दो, यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुणा करो तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा चलो, मेरे मन में क्वेश्चन उठता है, कभी तुम सोचना, हम ये पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सब गैसेज होती हैं, खूब जोर से होती हैं, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो ये पानी टपकता क्यों नहीं है भाई। हम कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो पानी बन जाए, और फिर भी क्या कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि कुछ सालों बाद क्या होगा कि पानी के पीछे युद्ध होगा। और मैं कह रहा हूँ इतनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो युद्ध क्यों, 21% तो ऑक्सीजन ही है, ये आराम से हाइड्रोजन से मिल जाया करे, पानी बन जाया करे, क्या दिक्कत है। पर ऐसा होता क्यों नहीं है, ज़रा सोचना। हम यहाँ पर लिख तो देते हैं कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलेगी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट वॉट वी हैव ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन, हमने इसमें क्या देखा, इसमें कंबाइन होने के साथ साथ अगर मैं ऐसे लिख दूं एनर्जी निकल रही है, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा ना। बीकर क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। तो अब जो रिएक्शन मिली, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, दीज ऑल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन जिसमें एनर्जी निकले प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, जिसमें एनर्जी निकले प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए, क्योंकि है कितना, 5 चैप्टर है, तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना। तो अब हम इससे आगे क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। टाइप अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नीचे एक सब हेडिंग डाल लो, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ये RX हम लिखते नहीं है, RECTIO है ना, बोर्ड फूड मत लिखे ना, पता पड़ा व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज चल रही, समझ में भी नहीं। वैसे है ये वैलिड लैंग्वेज है, पर तुम मत लिखना। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, द हीट और एनर्जी releases with the formation of product in any reaction is called
एक्जोथर्मिक, ठीक है, हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो, दो रिएक्शन इज नोन एज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखो मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री हमेशा जनरल लाइफ से पढ़ोगे याद हो जाती है। अब खुद सोचो, एक बड़ा वाइटल एग्जाम्पल है, कहते हैं ना बहुत जरूरी है, तुम उसके बिना रह भी नहीं सकते, और उसको हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। बताओ कौन सी होती होगी? कभी सांस लेना अंदर और सांस बाहर छोड़ो, देखना गर्म निकलती है, करो, गर्म निकलेगी हमेशा। क्यों निकलती है? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। तो पहली चीज ऐसे में क्या मिली कि रेस्पिरेशन इज एन, एग्जाम्पल लिखते हैं, रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। जरा समझते हैं ऐसा क्यों होता है कि हम रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं। ऐसे नहीं मत बोलना कि बोर्ड में लगे सांस ली साहब, सांस निकाली और गर्म निकली गई, तो जहाँ हमारे क्या, ऐसे नहीं करते हैं। अभी तुमने पढ़ा नहीं है, चैप्टर तुम्हारे बायोलॉजी में एक लाइफ प्रोसेस है ना, तो उसमें आती है डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा उसे जब देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक चीज़ समझते हैं कि हमारे अंदर होता क्या है, जो भी हमने खाना खाया, खाना किस फॉर्म में होता है, न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उनको वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ दिया तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बन जाता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। तो मैं रेस्पिरेशन भी बता रहा हूँ, है ना। अभी हमारे जो कंपाउंड अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, C6H12O6। हम अंदर क्या लेके जाते हैं एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन, तो मैंने अंदर क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। भाई अगर एक चीज़ देखो, ऑक्सीजन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को जलाना ही तो है, मतलब इसे वो तोड़ेगी, ब्रेक करेगी, बर्न करेगी, तो वो हमें क्या दे देता है, CO2 प्लस H2O, और ऐसा बोलते हैं 38 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसे आप लिखो ना लिखो, बायोलॉजी में लिखाऊंगा, प्लस आप अपने लिए लिख लो एनर्जी। हमें क्या निकलती, एनर्जी निकलती। तो आपसे पूछे कि हाउ विल यू प्रूव दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे, इन आवर बॉडी द कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल ग्लूकोज, ठीक है। व्हेन वी टेक ऑक्सीजन इट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड गिव्स अस एनर्जी, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। यहीं से हमें एक और चीज़ पता पड़ी कि डाइजेशन इज आल्सो एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। भाई डाइजेशन क्या है, हमने खाना खाया, खाने का टूटना और एनर्जी हमें मिलना, तो ये तो कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, कभी काम ज़्यादा कर लें, कुछ नहीं करें, यार शक्ति कम आ रही है, मतलब एनर्जी ना शरीर में, या तो कुछ खा लो या कुछ पी लो। तो सिंपल सा मतलब है कि डाइजेशन आल्सो गिव्स अस एनर्जी। तो वहाँ से यहाँ से एक और चीज़ पता पड़ी कि डाइजेशन भी क्या है, डाइजेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये एक एक नंबर के लिए पढ़ा रहे हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन क्यों होती है एक्जोथर्मिक प्रोसेस, समझ में आ गया। इन आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, वी इनटेक ऑक्सीजन, इट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव्स अस एनर्जी, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। डाइजेशन भी समझ में आ गया, क्या करते हैं भाई, खाना ही ले रहे हो तो इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे पता पड़ जाएगी, हमें एनर्जी मिलती है। और ये सिंपल सी बात है, खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है, बात इसकी आती है केवल कि वाई डज रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो एक क्वेश्चन डालो, वाई डज रेस्पिरेशन इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। इसको बैलेंस कर लें भाई, ये बैलेंस नहीं है ना, ये देखो फोटोसिंथेसिस की उल्टी है, बस यहाँ पर क्लोरोफिल वो नहीं लिखा जाता। तो ये 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 हो गया। अच्छा, हम जो खाते हैं वो किस में ब्रेक डाउन हुआ, कार्बोहाइड्रेट में। कुछ भी चीज़ें खाएं, राइस खाएं, पोटैटो खाएं या कुछ भी चीज़ें, किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, वो चीज़ नहीं लिख रहा मैं, है ना। क्या लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी, ऐसे लिखेंगे ना, इन आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट reacts with oxygen
ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है ये, विच बी इनहेल, भाई इनहेल ही तो करते हैं, विच बी इनहेल, जिसे हम इनहेल करते हैं। इन आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच बी इनहेल, इट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है, पहले कार्बोहाइड्रेट सिंपल सब्सटेंस किसमें करता है, ग्लूकोज में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं ग्लूकोज, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज। अब लिखो, इन आवर बॉडी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच वी इनहेल, इट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है, देखिए किसमें ब्रेक डाउन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है, एंड गिव्स अस दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज, अच्छा जो भी इसका ये फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, सेल्स में हो रहा होगा हमारे पास, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ऑक्सीजन होती है वो इससे रिएक्ट करेगी, तो किस में टूटेंगे, इन सेल्स में, या ये सही है, इतना लिख दोगे आपको आंसर, मतलब आपको नंबर मिल जाएगा। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, डाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक और चीज़ देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, खाद है ना, जो खेत में डाली जाती है, इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है, सड़े गले सब चीज़ें हो जाती हैं भाई। वेजिटेबल मैटर, मैटर क्या होता है, 9th में पढ़ा होगा ना, क्या होता है जिसमें मास और स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वही तो वेजिटेबल का मैटर। तो वेजिटेबल मैटर क्या होता है, जैसे लौकी होगी, ये सड़ गई खेतों वगैरह में, है ना, ये सड़ जाती हैं, तो इन पे क्या आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह टूटते हैं इन पे, हमने सुना भी होगा, यही करते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं, तो किस में बदल जाता है, खाद में बदल जाता है। लेकिन जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है खाद में, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा माना जाता है कि जो लिविंग ऑर्गन जो भी चीज़ें हैं उनमें एनर्जी बहुत होती है, उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बहुत होती है। जब भी कोई भी चीज़ उस पर क्या करती है, उन्हें डिकम्पोज करती है, माइक्रोब्स बोलते हैं ना, बैक्टीरिया वो ये सब चीज़ें क्या हुई, माइक्रोब्स हुई, जब भी वो चीज़ें उस पर डाली जाती हैं, उसमें तोड़ी जाती हैं, तो क्या करती हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं। जब भी मतलब उसको खाएंगे या कंपोस्ट में बदलते हैं, खाद में बदलते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। 3 पढ़ लिए, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डाइजेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matter into compost is also considered as an exothermic process. Next one is burning of methane gas, burning of methane, मीथेन को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल गैस। कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे एक रिएक्शन होती है कंबस्शन रिएक्शन, वहाँ पे हम इसे कंबस्शन रिएक्शन के नाम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं तो यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, चैप्टर 4 में कंबस्शन रिएक्शन है, जब भी पढ़ेंगे हम सीखेंगे। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन इज CH4, ठीक है। बर्न हो रहा है तो मतलब हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, CO2 + H2O, और ये भी हमें क्या देता है, एनर्जी ही देता है, ये भी हमें क्या देगा, एनर्जी ही देगा, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मीथेन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इतने ही तुम्हारे एग्जांपल आते हैं, और जिसकी साइड में यहाँ पे एनर्जी लग जाए तो इसका मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन किसी को मोटी मोटी भाषा में समझाना हो, गंवार की भाषा में, कि भाई सांस ले, सांस बाहर छोड़ दे, वो गर्म निकलेगी, दैट इज रेस्पिरेशन। वैसे में केमिस्ट्री में समझाना तो हमने पढ़ लिया कि ग्लूकोज जाता है, ऑक्सीजन से मिलता है, CO2 और उसमें टूटता है, एनर्जी मिल जाती है। डाइजेशन समझ में आ गया, क्योंकि खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है, ये हमारी समझ में आ गया और हमने वो पढ़ लिया। तो दीज ऑल आर इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और हमने उसकी एक्टिविटी भी पढ़ ली। एक और कंपाउंड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, उसे और पढ़ लो।
तो जो हमने 1.1 में की, अभी जो 1.4 में एक्टिविटी की थी वो क्या थी फिर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो हुई, कहीं क्विकलाइम रिएक्ट हुआ। अगर कोई हमसे पूछे हमने 1.4 में जो एक्टिविटी की तो क्या हुआ, क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर, और हमें क्या मिल गया, स्लैग्ड लाइम, और प्लस एनर्जी भी मिली, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी थी और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी थी। पहली चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये समझो कि ये जरूरी नहीं है कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये मन में बड़ा भ्रम सा आता है, पर इसे निकाल देना कि सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। अब जरा एक चीज़ पढ़ते हैं कि एक होता है CaCO3, बड़ा अच्छा कंपाउंड है ना ये, ऐसे हाथ दो हाथ होते ही रहते हैं इससे। CaCO3 को बोलते क्या, पहले ये देखो, जो मैं जिससे लिख रहा हूँ चौक, दैट इज आल्सो CaCO3, ठीक है। इसका ये केमिकल नेम नहीं है, नॉर्मल जो हम सीखेंगे, दैट इज आल्सो CaCO3। घर पे मार्बल को पत्थर लगता है, दैट इज आल्सो CaCO3। कभी महलों में जाओगे तो वहाँ पे चूना पत्थर से बनती हैं इमारतें, दैट इज कॉल्ड लाइम स्टोन, इसे हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। अंडा खाओ अंडा, बाकी जो सेल होता है एग सेल, दैट इज आल्सो एन कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भैया के जी डिफरेंट डिफरेंट नेम है, हाँ वो ये हो ना, चूना होता है, और इसे हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम। अब समझो, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली, जब जब ये चीज़ें आएंगी इसका मतलब क्या है कि वो CaCO3 ये बनता कैसे, इसकी फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। अभी हमने स्लैग्ड लाइम पढ़ा था, जब मैं स्लैग्ड लाइम पे से क्या करूँगा, मेरा मन कराया और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस थ्रू स्लैग्ड लाइम इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट और संग में पानी, ठीक है। बैलेंस है, जरा देख लो, Ca ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, ऑक्सीजन 4 है, कार्बन बैलेंस्ड। तो हाउ विल यू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ये समझ में आ गया कि व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू स्लैग्ड लाइम, इसे क्या बोलेंगे हम, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, और लाइम वाटर। व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन देखो, जो लाइम वाटर होता है, ठीक है, वो कलरलेस होता है। लाइम वाटर कैसा होता है, कलरलेस और क्लियर, लेकिन जब ये फॉर्म होता है तो इस लाइम वाटर को किस में टर्न कर देता है, मिल्क में, मिल्की जैसा कलर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्लियर पानी था, जो कलरलेस पानी था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्यों हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हमने पास करी, तो यहाँ से एक और चीज़ निकली कि ये टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, क्या था, व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अबाउट द इट बर्न्स विद पॉफ साउंड। यहाँ पे मैं क्या पढ़ेंगे, अगर मुझे टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करना है तो मैं लिखूंगा व्हेन वी पास्ड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, इट टर्न्स मिल्की। तुमसे कोई पूछे वाई टर्न्स मिल्की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक को मन करो अभी ना मानो मैं भाई, जहाँ मैं तुम्हें CO2 और पास कराऊंगा, यहाँ पे क्या लिमिटेड अमाउंट में की, एक आया ना और कराएंगे तुम्हारे पास, मजा आ रहा। तो CaCO3 प्लस H2O और हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पास करा दी, तो हमें मिल जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और फिर से क्या होता है, अगर हम इसे एक बीकर में ही करा रहे हैं तो फिर से ये क्या हो जाता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। फिर से क्या, वो जो क्या हुआ, कलरलेस से मिल्की, हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कराई तो फिर से हो गया था कलरलेस हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मैंने इस कैल्शियम कार्बोनेट से देखो कितनी मजेदार चीजें पढ़ ली, समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको तोड़ता हूं, मेरा मन क्या किया, चलो भाई इसमें हीट पास करा देते हैं,
हीट पास करा दो, क्या दिक्कत है, घर की खेती चल रही है, लिखी तो रहा, कौन सी पास करानी। तो ये ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO। ध्यान रखना ऐसे नहीं बनता, कहीं समझो तुम, हीट पास कराई तो ये मिल जाए, ये देखो ये बड़ी मतलब क्या कहते हैं, जिससे जो चीज़ बनी उसे तोड़ेंगे तो वो तो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब और मज़ेदार बात सुनो, जो ये है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट बनाने में। ये सबसे ज़्यादा यूज किसमें होता है? सीमेंट बनाने में। 71% ऑफ सीमेंट आर CaO, ये ध्यान रखना हमेशा। 70 to 60 to 70% ऑफ द सीमेंट कंपोनेंट इज CaO। समझ में आ गया था ना? तो इस कंपाउंड की इतनी महिमा है, उतार लो फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लो। हमने कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पढ़ लिया। मैं एक और बता देता हूँ, जब भी चौक देखूंगा, मार्बल देखूंगा, अब वो 10th में आके उससे क्या समझना है? कैल्शियम कार्बोनेट समझना है। घर पर अगर पत्थर बेचा तो मम्मी देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बेच रहा हो भाई साहब। मास्टर अगर चौक पे लिखा तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट पे लिख रहा है ना। घर पर पानी में तुम आगे करो प्लीज़ गिव मी मम्मा H2O, तो ऐसे अगर करोगे वो बात अलग है। H2 के चक्कर में चप्पल पड़ जाए, डेट इज अनदर थिंग, है ना, कि मम्मी ला रात से मिटे तो H2 दबाया तुम हालत तक है। तो पर हाँ, अगर आप डेली लाइफ में ये यूज करोगे, समझोगे, तो ये चीज़ें याद आती हैं। हमने ये सब चीज़ें जो पढ़ी, अब इसे हम कैसे करते हैं? बहुत चीज़ें पढ़ ली, इसे जब नोट्स करोगे तो समझना, बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इतनी चीज़ें बोलेंगे, इसका मेन नेम कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइमस्टोन भी यही है, मार्बल भी यही है, चौक भी यही है, और क्या लिखा था? XL भी यही है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? दिस इज फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या किया? व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लैग लाइम इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब चीज़ें हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। यहीं से मैं पता पड़ा टेस्ट ऑफ CO2। क्या लिखोगे टेस्ट ऑफ CO2 अगर पूछेगा? व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये लिख दोगे। व्हेन वी पास्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस, क्या करना है? एक्सेस में तो पास कर रहे हैं, देन इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर हमने इसको तोड़ा, इट डिकम्पोज इनटू CaO। किससे तोड़ रहे हैं? हीट करके। क्या मिल गया हमें? CaO विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट। यहीं से एक और चीज सीख में आई कि वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई डिकम्पोज तो किया, वहाँ पे क्या कर रहे थे? कंबाइन कर रहे थे। ये अलग चीज़ पढ़ ली पूरे, पर जैसे मैंने CaCO3 को समझ में आया तो मेरी समझ में आया वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? अ सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रोक, अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। तो लिखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम्हारे में 3 या 4 एक्टिविटी हैं। ठीक है, तो जो पहली एक्टिविटी में सिखाई वो तो यही थी। तो एक एग्जाम्पल ध्यान रखो, CaCO3 इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक प्रोसेस कवर करेंगे। वहाँ के बाद फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी। इतना पढ़ लोगे तो तुम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का बहुत भाग पढ़ लोगे।